आज का जो टॉपिक है अपना वो है एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने ऑलरेडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लास्ट लेक्चर में देख लिया है। अब उसी के कुछ एग्जांपल्स हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला जो एग्जांपल है अपने पास में वो है व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। इसका मतलब ऐसा है कि एक व्हीकल है, कोई गाड़ी है और वो किसी रास्ते पे चल रही है, लेकिन जो रास्ता है वो कैसा है, सर्कुलर है। अब यहाँ पर इस रास्ते पे गाड़ी निकाली है, लेकिन ये तो हम फ्रंट से देख रहे हैं गाड़ी को। अगर इसी गाड़ी को, ये पूरे सिस्टम को अगर हम टॉप से देखेंगे तो कुछ इस तरह से उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो टॉप से देखने पर उस गाड़ी का जो पाथ है वो सर्कल में यहाँ पर मेंशन किया है, और ये जो डॉट है वो क्या है, वो गाड़ी है। तो जब कभी भी व्हीकल एक सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसका जो एग्जाम्पल है हम ये कंसिडर कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जहाँ पर उसकी स्पीड कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट। तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर में, इस व्हीकल के ऊपर में कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं। अब इस व्हीकल का खुद का वेट होगा, तो वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट हो गया, और वेट इक्वल टू क्या होता है, mg। अब जिस सरफेस के ऊपर में बॉडी रखी हुई होती है उस सरफेस को 90 डिग्री में निकलती है नॉर्मल रिएक्शन, तो ये होगी नॉर्मल रिएक्शन n। और जबकि ये गाड़ी सक्सेसफुली चलने वाली है तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इस mg को, मतलब वेट को बैलेंस करेंगी। मतलब जितना mg रहेगा उतना ही क्या रहने वाला है, n रहेगा। अब ये गाड़ी जब सर्कुलर पाथ में घूमती है तो घूमते हुए ये स्लिप भी हो सकती है बाहर की डायरेक्शन में, लेकिन अगर वो नहीं हो रही है तो किस वजह से नहीं हो रही, तो उसके ऊपर में लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि गाड़ी और सेंटर यहाँ पे तो कुछ धागा बांधा हुआ नहीं है, तो फिर कौन प्रोवाइड करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स। और ये फ्रिक्शन कैसे अराइज होगा, गाड़ी के टायर्स और रोड, इनके बीच में जो फ्रिक्शन तैयार होता है वो फ्रिक्शन देता है सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, और जो है स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। When the car is running on the horizontal circular track, the forces acting on the car are। जब ये कार हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे घूमेगी तो उसके ऊपर में कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे। तो पहला फोर्स रहेगा उसका वेट इक्वल टू होता है mg, जिसकी डायरेक्शन होती है वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा फोर्स रहेगा नॉर्मल रिएक्शन n, जिस सरफेस पे गाड़ी रखी है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन निकलती है, इसकी डायरेक्शन रहेंगी वर्टिकली अपवर्ड। और जबकि ये नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस करता है तो वेट इक्वल टू mg इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन हो रही है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, कौन कर रहा था प्रोवाइड, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन किसके बीच में, टायर और रोड के बीच में। तो तीसरा फोर्स वहाँ पे लग रहा है वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हम एफ से डिनोट करेंगे। और ये किसके बीच में होता है, रोड और टायर्स के बीच में। और ये लगने की वजह से गाड़ी स्कीड ऑफ या फिर स्लिप नहीं होती, विच प्रिवेंट्स द कार फ्रॉम आउटवर्ड स्लिपिंग। और ये जो फोर्स है कौन सा, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये भी हमें पता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। तो एफ एस इक्वल टू क्या हो गया, mr ओमेगा स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे लिख दिए, एफ एस इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। m मास, अब हमें पता है कि जो वेट है, वेट को कौन सपोर्ट कर रहा था, बैलेंस कर रहा था, नॉर्मल रिएक्शन। वेट इक्वल टू mg, m यहाँ पे रख दिए, g ट्रांसफ़र कर दिए, तो m इक्वल टू क्या हो गया, n बाई जी। तो m इक्वल टू n बाई जी हम यहाँ पे रखेंगे, m की जगह रख दिए n अपॉन g, बाकी एज इट इज़। अब ये n इस साइड में शिफ्ट कर लेंगे तो एफ एस अपॉन क्या हो गया, n हो गया, बाकी रह गया आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। ओमेगा पता है अपने को, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन आर। तो ओमेगा की जगह रख दी हमने v अपॉन आर, उसका स्क्वायर भी कर दिया। जो चीज़ें कैंसिल होती है कैंसिल करेंगे, और फाइनली अपने पास में पहली इक्वेशन यहाँ पर बच रही है, एफ एस बाय एन इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ये अपने पास में पहली इक्वेशन बच रही है। अगर हमें गाड़ी सर्कुलर पाथ पर फास्ट चलानी है, मतलब उसके मैक्सिमम स्पीड के बारे में हम सोचेंगे, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन भी कैसा चाहिए होता है, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड रखने पर गाड़ी स्लिप हो सकती है
और स्लिप नहीं होना चाहिए, तो फ्रिक्शन भी वहाँ पर ज़्यादा ही चाहिए। तो ये फर्स्ट लॉ के हिसाब से भी आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, जिसे हम Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बोलते हैं। प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल टू सिंबल आ गया और एक कोएफिशिएंट आ गया, ये है मतलब कांस्टेंट, इसे हम बोलेंगे μs, और μs मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इस तरह से Fs इक्वल टू μs इंटू क्या होता है n अगर शिफ्ट कर दिए तो Fs बाय n इक्वल्स टू होता है μs, और यही Fs बाय n इक्वल टू μs, ये सेकंड इक्वेशन हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो Fs बाय n की जगह यहाँ पर μs रख दिए, राइट हैंड साइड जैसे के वैसे। और जबकि हम देख रहे हैं मैक्सिमम स्पीड के लिए, तो v को हमने नोट कर दिए v max, जिसका स्क्वायर भी हमने कर दिए। अब v स्क्वायर की मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी हम ढूंढ रहे हैं, तो v स्क्वायर की वैल्यू हम ढूंढेंगे। तो v स्क्वायर के फॉर्म में इक्वेशन डालिए, v स्क्वायर इक्वल टू μs इंटू rg। अब v max मतलब मैक्सिमम कितने वेलोसिटी से गाड़ी चलेंगी, तो वो रहेंगी √μ/g। यहाँ पर म्यू क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। में हम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है वेल ऑफ डेथ, जिसे हम मौत का कुआं बोलते हैं। तो कंसिडर कर लेते हैं मौत का कुआं इस तरह से कुछ तो भी वर्टिकल सिलेंडर यहाँ पर अवेलेबल है, ऐसा हम अभी फ़िलहाल कंसिडर करते हैं। तो कंसिडर हम कर रहे हैं, कंसिडर अ व्हीकल ऑफ वेट w मतलब mg मूविंग इन द सिलेंड्रिकल वेल ऑफ डेथ, और जिसकी रेडियस क्या है r। तो r रेडियस इतना सर्कल का ये सिलेंडर यहाँ पर अवेलेबल है, r रेडियस इतना सिलेंडर, और जो व्हीकल इसके अंदर में चल रहा है सर्कुलर पाथ में चल रहा है, व्हीकल का वेट क्या है w इक्वल्स टू क्या होता है mg होता है। अब व्हीकल रखिए कौन से, इस वर्टिकल सरफेस पर, जिस सरफेस पर बॉडी रखी हुई थी सरफेस को 90 डिग्री में लगती है नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो बॉडी हमेशा कोशिश करेंगी नीचे गिरने की, और नीचे गिरने के लिए इसको अपोज करेगा वर्टिकल डायरेक्शन का स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जिस डायरेक्शन में बॉडी की मूवमेंट होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। तो इस बॉडी के ऊपर में 3 फोर्सेस ये लग रहे हैं, ये हमें पता है। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर, पहला फोर्स है वेट ऑफ द बॉडी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और W इक्वल टू क्या रहेगा mg। दूसरा फोर्स रहेगा नॉर्मल रिएक्शन, ये परपेंडिकुलर टू द बेस होता है। तीसरा फोर्स लगने वाला है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, और ये कहाँ पे रहेगा, बिटवीन वॉल एंड टायर। जैसे लास्ट केस में हमने रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन देखे थे, तो यहाँ पर रोड क्या है, ये वॉल है सिलेंडर की, और ये सिलेंडर की वॉल और बॉडी इनके बीच में ये रहेगा फ्रिक्शन। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स अपने को पता है, जो फोर्स टुवर्ड्स सेंटर जाता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर सर्कल के सेंटर की तरफ में जाने वाला फोर्स क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। मतलब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने वाला है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टेबिलिटी में चलेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इक्वल टू क्या होता है mr²। तो ये अपने को पता चल गया कि n इक्वल टू fcp इक्वल टू क्या हो गया mr²। अब फर्स्ट लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोलता है कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। उसके हिसाब से Fs इक्वल टू μs इंटू क्या होता है n होता है। और जबकि ये वर्टिकल वॉल का एग्जाम्पल है, क्योंकि सिलेंडर की वॉल कैसे वर्टिकल, इस केस में ये लेस देन और इक्वल टू होता है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू n। इस तरह से हमने ये लिख दिए, Fs इज लेस देन और इक्वल टू μs इंटू क्या हो गया n हो गया। अब ये Fs स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो गया mg क्यू हो गया, क्योंकि mg किधर की डायरेक्शन में डाउनवर्ड, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन का Fs, तो Fs इक्वल टू क्या हो गया mg। इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ करेंगे Fs इक्वल टू mg। और नॉर्मल रिएक्शन मैंने बता दिया, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mr ओमेगा होता है, ओमेगा² होता है। Fs की जगह हमने लिख दिया mg, μs एज इट इज़, और n की जगह लिख दिया हमने mr ओमेगा²।
अब दोनों साइड से एम एम हो गए कैंसल, ये इक्वेशन फॉर्म हो गई अभी यहाँ पर। g इज़ लेस देन और इक्वल टू म्यू एस आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इक्वल टू होता है v बाय आर, इसका हमने कर दिया स्क्वायर। म्यू एज इट इज़, आर भी एज इट इज़, v बाय आर का हमने ये स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। एक एक आर हो जाएगा कैंसिल, तो म्यू एस इंटू वी स्क्वायर बाय क्या हो गया, आर हो गया। अब यहाँ पर v की वैल्यू अपने को ढूंढना है, तो वी स्क्वायर को उस साइड में लेके जाएंगे, बाकी इधर में शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से वी स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू आर जी अपॉन क्या हो गया, म्यू एस। अब हम ढूंढने वाले हैं कि कम से कम कितने स्पीड से गाड़ी मौत के कुएं में चलानी है, तो उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी इसको हमने कंसिडर किए। इस तरह से इसको लेस दैन की जगह हमने इक्वल टू कंसिडर किए, तो ये वी स्क्वायर हो गया वी मिनिमम का स्क्वायर, और लेस दैन और इक्वल टू की जगह हमने कम से कम के लिए इक्वल टू ले लिया, इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू एस। वी स्क्वायर को वी में कन्वर्ट करेंगे तो इधर में अंडर रूट आ जाएगा। तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी से व्हीकल मौत के कुएं में चलानी पड़ेगी, अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। आर क्या होगा, मौत के कुएं की रेडियस, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आज हमने ये 2 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा एग्जाम्पल और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे।